नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। इस लोकसभा चुनाव में ओबीसी सशक्तिकरण की एक नई कहानी लिखी गई है। 18वीं लोकसभा में ओबीसी सांसदों की संख्या बढ़ी है। इस बार 138 ओबीसी सांसद जीत कर आए हैं, जबकि अपर कास्ट सांसदों की संख्या में पिछली लोकसभा की तुलना में थोड़ी कमी आई है। इस बार 140 अपर कास्ट सांसद जीत कर आए, जबकि इंटरमीडिएट कास्ट के 74 सांसद हैं। जहां एससी/एसटी सांसदों की संख्या समान रही है, वहीं सिख सांसदों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। मुस्लिम सांसदों की संख्या में कमी आई है, जबकि ईसाई पिछली बार की ही तरह जीतकर आए हैं। तो एक बार नजर डाल लेते हैं कि 2019 की तुलना में इस बार किस तरह से यह संख्या में कमी या बढ़ोतरी हुई है। अगर हम 2019 और 2024 के आंकड़ों की बात करें तो अपर कास्ट के जो सांसद थे वो पिछली बार 28.5% थे, जो इस बार घटकर 25.8% रह गए हैं। अगर इंटरमीडिएट कास्ट की बात करें तो ये, जिसमें कि मराठा, जाट आदि जातियां आती हैं, तो ये पिछली बार 14.4% था, जो इस बार घटकर 13.6% रह गया है। अगर ओबीसी सांसदों की बात करें तो ये पिछली बार 22.8% था, जो इस बार बढ़कर 25.4% हो गया है। एससी सांसदों की बात करें तो ये संख्या में मामूली बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि 1 या 2 सामान्य वर्ग की सीटों पर भी एससी कैंडिडेट जीत करके आए हैं। पहले 15.5% था, अब ये बढ़कर 15.8% हो गया है। वहीं एसटी सांसदों की संख्या बराबर ही रही है, पिछली बार की तरह 10.1%। मुस्लिम सांसदों की बात करें तो पिछली बार 5% थे, इस बार घटकर 4.4% उनकी संख्या हो गई है। ईसाई सांसदों की संख्या पिछली बार की तरह 1.3% ही है। सिख सांसदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, 2.0 से बढ़कर इस बार 2.4% का यह आंकड़ा पहुंच गया है। तो ये आंकड़े जो हैं जातिगत या कहें सामाजिक समीकरणों के हिसाब से क्या बताते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर बद्री नारायण, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही रामकृपाल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। रामकृपाल जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूँगा। आप इस आंकड़े को किस तरह पढ़ते हैं? यूपी बिहार में खास तौर से ये अंतर देखने में आया, क्या इसके लिए आप अखिलेश यादव की जो सोशल इंजीनियरिंग है उसको आप कारण मानते हैं, जिसके चलते इस बार बड़ी संख्या में यूपी से ओबीसी सांसद जीतकर आए हैं? जी, निश्चित रूप से अखिलेश ने देर से ही सही जो जमीनी सच्चाई है उसको पढ़ा। और एक बात मैं कहूं, 2000 जब मंडल कमीशन बना था 30 साल पहले, तो मंडल कमीशन में क्या हुआ कि समय के साथ उसमें अंतर विरोध उभरे, और 2 तरह से, अगर मैं कहूं कि वो जो दही था उसका जब मंथन हुआ समय के हिसाब से, तो उसमें से मट्ठा और मलाई 2 चीज रही। मट्ठा निकल गया, मलाई अलग हो गई, मट्ठा। अमित शाह ने 2014 में देखा कि ये जो मट्ठा है, यानी जो छोटी जातियां हैं, 2%, 1%, 2.5%, इनमें कहीं ना कहीं अपने ही जो अपर लेयर, क्रीमी लेयर है, उसके खिलाफ इनमें एक तरह से वो हो रहा है। तो अमित शाह ने ओबीसी का वो तबका उसको अपने साथ कर लिया। और अगर आप देखें तो 2014, 17, 19, 22 ये चारों इलेक्शन में वो ओबीसी इंटैक्ट रहा बीजेपी के साथ। लेकिन इस बार जैसे ही अखिलेश ने देखा कि जब तक ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा हम लेके नहीं आएंगे अपनी तरफ, बहुत मुश्किल होगा। तो जो उन्होंने पीडीए का दिया, उसके पीछे एक रणनीति थी कि जो जातियां नाराज होकर के, चाहे वो यादव, कुर्मी, पटेल, इनसे जो नाराज होकर के चली गई हैं, उनमें के ले आओ। तो दो काम किए उन्होंने। एक काम तो यह किया कि ज्यादा टिकट उन्होंने ओबीसी कैंडिडेट को दिए, यानी बीजेपी की जो अमित शाह ने 2014 में स्ट्रेटजी शुरू की थी, उसी पर अखिलेश अब गए और अपने बिरादरी के लोगों को उन्होंने कम किया, जैसा कि आप दिखा रहे हैं। दूसरा काम ये किया कि संविधान ये बताने में जनता कामयाब रहे कि अगर मोदी आएंगे तो बाबा साहब अंबेडकर का की जो किताब है वो बदल देंगे। और ये अफवाह, चाहे जो भी कहिए, ये बड़ी तेजी से फैली। इसलिए कुल मिलाकर के कि कुछ हद तक दलितों का भी वोट, जो कि, और दूसरा कारण था मायावती जी की उदासीनता। तो मैं पहले से, बहुत पहले से, बद्री भाई है, हम लोग साथ भी कई बार रहे हैं डिबेट में, मैं हमेशा कहता रहा
कि जब बाईपोलर इलेक्शन होता है तो बीजेपी के लिए दिक्कत होती है, राइट वर्सेस लेफ्ट। मैंने हमेशा कहा है, इफ लेफ्ट इज यूनाइटेड, राइट के लिए हमेशा दिक्कत रहेगी। और इस बार उत्तर प्रदेश में बहुत हद तक मैंने यही कहा कि पिछड़ों का एक छोटा हिस्सा चला गया अखिलेश की तरफ, और दलितों का भी एक हिस्सा, उनको लगा कि मायावती जी इंटरेस्टेड नहीं है, वो चला गया इनकी तरफ। तो अब ये देश रामकृपाल जी हमारे जान गया है। साथ जी, मैं बद्रीनारायण जी के पास जाना चाहूंगा। आपने सुना रामकृपाल जी को, वो कह रहे हैं कि ये सोशल इंजीनियरिंग जो अखिलेश यादव ने की उसकी वजह से ही ये संख्या बढ़ी है। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस आंकड़े का आप क्या महत्व मानते हैं कि ये राष्ट्रीय स्तर पर क्या संदेश दे रहा है? अखिलेश जी, इस सच्चाई के दो अर्थ है। एक तो ये है, ये सही है कि पिछड़ी जातियों की संख्या संसद में ज्यादा दिखाई पड़ रही है। ये तब होता है जबकि ये जातियां धीरे धीरे करके पॉलिटिकल इलीट में तब्दील हो जाती है, क्योंकि संसद में रिप्रेजेंटेशन का मतलब पॉलिटिकल इलीट के स्टेटस पर पहुंच जाना। क्योंकि आप एमएलए में आ सकते हैं, आप प्रधान पंचायत में आ सकते हैं। और ये प्रक्रिया आज से नहीं, ये 1930 से शुरू हुई, जब त्रिवेणी संघ बिहार में बना, यादव, कुर्मी, कोयरी। तो ये जातियों का पहला अर्थ तो ये है कि इनका ये इंडिकेटर है कि ये पॉलिटिकल इलीट क्लास में तब्दील हो गई है। दूसरी बात जो ये है कि नहीं तो ये संख्या इस तरह से आपको नहीं दिखाई पड़ती। दूसरी बात जो ये है कि इनमें देखना ये है कि ये जो जातियां दिख रही हैं संसद में, उनमें एमबीसीज की कितनी जातियों का रिप्रेजेंटेशन दिखाई पड़ता है, या सिर्फ जो बड़ी संख्या की ओबीसी जातियां हैं उनकी संख्या ही ज्यादा है। मुझे तो ये लग रहा है कि अभी भी आप देखते हो, जब लिस्ट देखेंगे आप एमबीसीज की, ओबीसीज की, तो 100, 150, 200, 250 जातियां हैं हर राज्य। लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन का अगर आप वो देखेंगे तो मुझे लगता है कि अभी भी जो बड़ी संख्या की जातियां, नंबर्स मैटर्स इन डेमोक्रेसी। तो ये नंबर और ये साबित करता है कि पॉलिटिकल इलीट जातियों का उभर गया है, जिनको हमें ये, और आज हर राजनीति की जरूरत है कि, क्योंकि वो पॉलिटिकली भी नीच है, लैंडेड क्लास है। आपको पता होगा आजादी के बाद जो लैंड ट्रांसफरेंस हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें सर्वाधिक लैंड ट्रांसफरेंस ये ओबीसी की बड़ी जातियों के पक्ष में हुआ है। यादव, कुर्मी खोया किसने है? मुस्लिम ने खोया है, कायस्थों ने खोया है, ठाकुरों ने खोया है, यानी लैंड बेचे। खरीदा कौन है? ये जातियां खरीदी। तो ये अब लैंडेड इलीट है, अब ये पॉलिटिकल इलीट हो गए हैं। उसका इंडिकेटर आपको दिखाई पड़ रहा है संसद में। तो अब इनको पिछड़ी जातियां कहने का जो संबोधन है, इस पर भी मुझे लगता है कि क्रीमी क्लास का जो नोशन है उसको और एक्सटेंड शायद हो सकता है, ये इंडिकेटर से, अगर आप राजनीति की व्याख्या करें तो। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम महाराष्ट्र की चर्चा करेंगे, जहां पर वंचित विकास अघाड़ी उसने क्या भूमिका निभाई है, क्या वही भूमिका है जो बीएसपी की उत्तर प्रदेश में रही है, इस पर एक तुलना की बात भी की जा रही है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर यह सवाल उठ रहा है कि वीबीए यानी वंचित बहुजन अघाड़ी ने किसका खेल बिगाड़ा है, बीजेपी गठबंधन का या फिर कांग्रेस गठबंधन का। वीबीए का स्कोर तो वैसे तो 0 आया, लेकिन 9 सीटों के नतीजों पर सीधा असर वीबीए के कारण पड़ा है। 9 सीटों पर वीबीए को मिला है वोट, जो कि जीत के अंतर से ज्यादा है। 5 सीटों पर आईएनडीआईए गठबंधन और 4 पर एनडीए की जीत हुई है। हमारे साथ हमारे मेहमान बने हुए। रामकृपाल जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के बारे में कहा गया है, यूपी में जो असर डाला, वैसा ही कुछ असर लग रहा है कि वीबीए ने वहां पर महाराष्ट्र में डाला है। निश्चित रूप से, हालांकि मैं अभी पूरा डिटेल आंकड़ों में उस पर नहीं आया हूं, लेकिन निश्चित रूप से जैसा आप कह रहे हैं कि जितना वोट उसको मिला है और जो जीत हार का परसेंटेज रहा है, जो जीत हार का अंतर रहा है संख्या में, उससे वो ज्यादा है, तो निश्चित रूप से असर तो पड़ा ही है। लेकिन जैसा बद्री भाई एक बात कह रहे थे, बहुत सही है कि देखिए, कोई भी समाज, कोई भी जाति स्टैटिक नहीं रहती है। तो ये जो अभी तक ये हो रहा था 2014 से कि जैसे एक सेब है, सेब को आधा काट दीजिए, आधा हटा दीजिए, वो पिछड़े हैं, बाकी आधा में 3 हिस्सा कर दीजिए, सवर्ण, दलित, अल्पसंख्यक, मोटे मोटे तौर पर ये था। तो एक जो था, अभी मंडल के बाद क्या हुआ कि क्रीमी लेयर वर्सेस जो बाकी छोटी जातियां जो करीब 37 से 38% होती हैं, जो 1% है, 1.5% है, जिनको लोग गिनते नहीं थे, जैसे यादव मान लीजिए है कि 10% के करीब वो है,
तो उस पर लोगों का ध्यान जाता था, पटेल है, कुर्मी है। तो जैसा इन्होंने कहा कि हुआ क्या कि इस बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ समाज में, ऐसा नहीं है वो एक लैंडलॉर्ड बनता गया, एक नया सवर्ण पैदा हुआ इसके बीच में, लेकिन एक एस्पिरेशनल क्लास बाकी जातियों में भी पैदा हुआ। उन्हें आइडेंटिटी, अपनी सामाजिक पहचान, राजनीतिक, वो राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए रहे। तो नतीजा क्या हुआ कि जब अभी तक बीजेपी उनको एकोमोडेट करती थी, अब बहुत सारे लोग उस पर चले गए। अखिलेश उसका उदाहरण है। महाराष्ट्र का मामला थोड़ा पेचीदा रहा है, क्योंकि इस तरह से मैं बहुत ज्यादा उसको नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश से साफ देख लीजिए। और वही अगर बिहार की तुलना कर लीजिए तो बिहार में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बिहार में महादलित और इनके एक नीतीश कुमार की भूमिका रही। अगर नीतीश कुमार की भूमिका की तरह मायावती की भूमिका रही होती तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये परिणाम नहीं होते। अब भविष्य में कौन कैसे साधेगा, किसको होगा, तो ये मैं कह सकता हूं महाराष्ट्र के बारे में ये निश्चित है कि जो परसेंटेज आपने बताया और जितने वोट हैं, निश्चित तौर पर उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। जी, मैं बस समय की कमी है, प्रोफेसर बद्रीनारायण आपके पास आना चाहूंगा। आप किस तरह से देखते हैं ये आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, क्या उसमें भी वीबीए की ये भूमिका काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है? देखिए अखिलेश जी, वीबीए हो या बीएसपी हो, इस चुनाव में दो चीज साफ हुई कि इनका अपना एक बहुत कमिटेड कोर वोट है, जो 80 से 90 हजार या उससे ज्यादा बीएसपी का हर जगह पर दिखाई पड़ा आपको, कई 60 से 70 हजार से ऊपर। वो दलितों ने इतनी की संख्या में, स्पेशली जाटो कम्युनिटी के लोगों ने उत्तर प्रदेश में, और वहां पर भी जो महार्स कम्युनिटी के लोगों ने बेसिकली मूलतः उनको वोट दिया है। तो और उससे सिर्फ जो जीत और हार सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं हारी है यहाँ, उसने बीजेपी को भी लॉस किया है बीएसपी ने। अभी वो कहानी सामने नहीं आई है, ठीक से डेटा का एनालिसिस नहीं हुआ है। और वैसे ही वहां तो आपने दिखाया ही कि दोनों ही हारे हैं, यानी उसने बीजेपी को भी वो किया है, प्रभावित किया है, उनको भी प्रभावित किया है। वैसे ही यहाँ भी हुआ होगा। दूसरी बात जो भी रामगोपाल जी कह रहे थे उसको हम थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे कि ये इनको हम कहते हैं मोस्ट मार्जिनलाइज इनविजिबल कम्युनिटीज। ये इनविजिबल कम्युनिटीज हैं, ये इनके पास नंबर नहीं है, इसलिए इनके बारे में कोई सोचता नहीं है। तो इनको अभी इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। धीरे धीरे ये शायद रिप्रेजेंटेशन के लेवल पर पहुंचे और जाएं। तो अब जो चैलेंज है, देखिए एक तो ये है कि आगे के चुनाव में भी अगर ये इस तरह का मोबिलाइजेशन अलग रहा, यानी बीएसपी यहाँ अलग लड़ी, वो वहां अलग लड़े, तो क्या होगा कि ये वहां पर एमपी इलेक्शन में तो लाख वोट से आप जीत नहीं सकते, लेकिन एमएलए इलेक्शन में आप 20, 30, 25 हजार इधर से उधर वोट अगर आप मोबिलाइज कर लें तो आप सीट निकाल सकते हैं। तो ऐसे में इसका मतलब ये है कि जो विधानसभा चुनाव भी आने जा रहे हैं, इस पर ये एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, चाहे बीएसपी वहां पर यूपी में हो, चाहे महाराष्ट्र में वीपी हो। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस पर अपनी बात रखने के लिए। एक बड़ी खबर आ रही है मंत्रिपरिषद गठन को लेकर। ये जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, बीजेपी ने गठबंधन दलों को मंत्रिपरिषद का प्रस्ताव दिया है। इसमें जनता दल सेक्युलर को एक मंत्री पद देने की बात कही गई है, राष्ट्रीय लोकदल को भी एक मंत्री पद देने की बात है, अपना दल को भी एक मंत्री पद देने की बात है। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू को 3 मंत्री पद देने की बात कही जा रही है। एनसीपी को और शिवसेना शिंदे को एक एक मंत्री पद देने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर लगातार गठबंधन के सहयोगी नेताओं के साथ चर्चा चल रही है। इसमें राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अमित शाह मौजूद हैं और सभी गठबंधन दलों के जो शीर्ष नेता हैं उनकी मुलाकात इन तीनों नेताओं से हो रही है। इसमें मंत्रिपरिषद के गठन को लेकर इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। तो फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।